Hello dosto, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now many of you wanted to know the difference between M0, M1, M2, M3, M4 ये सारे मनी सप्लाई के कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मनी सप्लाई क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर वेरियस टाइप ऑफ मनी सप्लाई एग्रीगेट्स कौन से होते हैं जैसे M1, M2, M3, फिर रिजर्व मनी M0 के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रॉड और नैरो मनी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, पर पहले मुझे बताइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी सप्लाई। M1 is the most broad of all money supply aggregate and M4 is the most liquid of all money supply aggregate। तो एक बार जरा सोच के देखिए, बिकॉज वीडियो के एंड में आपको पता होगा कौन सा मोस्ट लिक्विड है, कौन सा मोस्ट ब्रॉड है। तो चलिए आगे चलते हैं और जरा एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। अगर डेफिनेशन देखी जाए मनी सप्लाई क्या होती है, देन इट इज एक्चुअली स्टॉक ऑफ ऑल द मनी इन द इकोनॉमी। सारी मनी को कैलकुलेट करना कि पूरी इकोनॉमी में कितना मनी रन कर रहा है, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। और इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग एरर हो सकता है और मतलब कितना हम गिनेंगे कि कितना मनी सप्लाई है नहीं। बट कुछ कॉन्सेप्ट निकाले गए थे, जैसे 1977 से लेके 1988 तक हमारा M1, 2, 3, 4 रहता है। 1988 के बाद हम M0, 1, 2, 3 यूज करते हैं, तो M4 जरा कम यूज में आ रहा है, पर हम जरा समझते हैं कि यह है क्या। उससे पहले एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है मनी सप्लाई में, कि मनी सप्लाई जो डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज टोटल स्टॉक ऑफ ऑल द मनी इन इकोनॉमी। तो विद द पब्लिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो पूरा का पूरा पैसा सर्कुलेशन में है या मनी में हम उसे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब एक चीज, यहाँ जब मनी को कैलकुलेट करते हैं तो हम दो तरीके का मनी कैलकुलेट करते हैं। एक तो आपका करेंसी और दूसरा आपका हो जाता है डिपॉजिट्स विद द बैंक, राइट। दो कौन सा मनी, एक करेंसी जिसमें आपका आता है नोट्स एंड आपके कॉइन्स। तो लोगों के पास, लोगों की जेब में जो सिक्के और वो सब है उनको कहते हैं नोट्स एंड कॉइन, और दूसरे आपके आते हैं डिपॉजिट्स, मोस्टली डिमांड डिपॉजिट्स और कुछ और भी होते हैं। आप ये कैसे समझेंगे ये मनी क्यों है। ध्यान रखिएगा, जब हम मनी इन सर्कुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो मोस्ट लिक्विड मनी यूज करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब इसमें बॉन्ड नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, आपकी बाकी फिजिकल कैपिटल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वो मनी है जो आप खरीदी बेची के लिए आसानी से यूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आपके आते हैं। अब मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, ये थोड़ा बोलोगे कि घर बेच के खरीद लूं क्या इसे, ये कार को, या फिर आप ये थोड़ा बोलोगे बॉन्ड बेच के खरीद लूं। उनकी मेच्योरिटी 1-1, 2-2, 3-3 साल की होती है, सोना बेच के नहीं खरीदते। सो दीज आर मोस्ट यूजली यूज्ड इन, जो आपके बहुत ज्यादा लिक्विड मनी होता है उसको हम यूज करने की कोशिश करते हैं। और जितना आप M1 से उसकी तरफ जाओगे लिक्विडिटी आपकी इंपैक्ट होती है, पर फिर भी बॉन्ड, गोल्ड ये सब नहीं यूज करते। ध्यान रखिएगा क्या यूज करते हैं, आपकी करेंसी होती है और मोस्टली डिपॉजिट होते हैं, मतलब वो मनी जो खरीद बेचने के लिए आसानी से यूज कर सकते हो। हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पे सेंट्रल बैंक या फिर आपका गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज दोज आर द क्रिएटर ऑफ करेंसी। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मनी जो मोस्टली इकोनॉमी में परचेसिंग के लिए यूज होती है। ऑन द अदर हैंड, मतलब वो आपकी इकोनॉमी में आपकी डिमांड एंड सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं और वो एक्चुअली लिक्विडिटी में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्चुअली लिक्विडिटी और मनी सप्लाई को। तो हियर इज अ कंट्रोलर को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, तो गवर्नमेंट इसमें नहीं होगी। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई डू वी डू दिस, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टिव ऑफ परचेसिंग पावर एंड लिक्विडिटी। एज आई सेड, हम लिक्विडिटी मेजर कर रहे हैं कि कितना मनी सप्लाई है, हम परचेसिंग पावर मेजर कर रहे हैं कि लोगों के पास कितना पैसा है खरीदने बेचने के लिए। ये दो पर्पस आप ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। Why is this important? Because money supply impact two things, एक आपका इन्फ्लेशन, दूसरा आपका ग्रोथ, राइट। ज्यादा मनी सप्लाई है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। बहुत सारा मनी एक ही चीज को परचेज कर रहा होगा, एक ही गुड को परचेज कर रहा होगा, तो कीमतें बढ़ जाएंगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। वहीं पे लोगों के पास जब मनी होता है तो वो उसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, राइट ना। सो वही मतलब मनी सप्लाई से एकदम ऑपोजिट इंपैक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा मनी सप्लाई होगा तो इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा, और एक मॉडरेट होगा तो इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। इसीलिए
इन दोनों के ट्रेड ऑफ को मैनेज करने के लिए आपका मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जिसका काम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको पता हो कि मनी सप्लाई है कितनी, और इसीलिए आरबीआई कैलकुलेट करती है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के ट्रेड ऑफ को बैलेंस करने के लिए। एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं इन सारे मनी सप्लाई को मेजर करने वाले कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं। शुरुआत करते हैं M1 से। M1 देखा जाए तो इनमें से मोस्ट लिक्विड होता है, और इसका फॉर्मूला देखा जाए दैट इट इज एक्चुअली CC प्लस DD प्लस OD, मीन्स करेंसी इन सर्कुलेशन, प्लस मतलब जो लोगों के पास पैसा है, मेरी जेब में, आपकी जेब में, करेंसी नोट्स, मतलब इसमें नोट्स और जो आपका कॉइन्स आते हैं वो सब आपके करेंसी इन सर्कुलेशन होंगे विद द पब्लिक। दूसरा आपका होगा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। एक चीज, बैंक में 1000 तरीके के डिपॉजिट होते हैं। आपका करंट है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है आपका, और आपका डिमांड डिपॉजिट होता है। हम सिर्फ इसमें डिमांड डिपॉजिट ले रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट होते हैं? डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिसमें अगर आप बैंक के पास चले गए, आपने एटीएम कार्ड एटीएम में लगाया, वो पैसे आपके पास आ जाएंगे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मतलब दीज आर ऑपोजिट ऑफ फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, राइट। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है? 1 साल का मैच्योरिटी पीरियड या फिर 2 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड, तो वो क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट टाइम के लिए फिक्स हो जाते हैं। आप सीधा जाके आपके अकाउंट में 5 लाख है, 5 लाख का आपने एफडी बनवा रखा है, उस एफडी को आप आज ही थोड़ा निकाल लोगे, मैच्योरिटी पीरियड पे निकालोगे, नहीं तो आपके ऊपर क्या लगेगा, आपके ऊपर फाइन वगैरह लगेगा, आपको पैसा पे करना पड़ेगा। नाउ दैट इज समथिंग, दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, लिक्विड नहीं है। फिक्स डिपॉजिट को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, दैट्स वाई इसमें कौन सा इंक्लूड करेंगे, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। आरबीआई के पास कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर का डिपॉजिट हो सकता है, आपके आईएमएफ के डिपॉजिट होते हैं, और ऐसे ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके डिपॉजिट्स आरबीआई के पास होते हैं। नाउ दीज आर समथिंग, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता कि ना इतने साल के लिए आपको रखना है, आपको दे नहीं सकते। सो दीज आर ऑल्सो डिपॉजिट जिनकी क्या है, हाई लिक्विडिटी होती है, और M1 में इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 हो गए आपके M1 में, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट जो कि फिक्स डिपॉजिट नहीं है, आसानी से विड्रॉ कर सकते, कोई लिमिट नहीं है, और दूसरा आपके हो गए डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। जब इसी पूरे कॉन्सेप्ट में M1 में अगर आप एक एंटिटी और ऐड कर दो, दैट इज आपका सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, सिर्फ ये ऐड करना है। सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला आपने पोस्ट ऑफिस में, उसमें जो आप डिपॉजिट करोगे, जब उसे भी हम ऐड करने लगते हैं तो आपका M2 मनी आ जाता है। यहाँ पे एक चीज है, सेविंग्स अकाउंट क्यों रखा गया? आपके 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग्स और दूसरा होता है करंट अकाउंट। अब हम लोग जो अकाउंट यूज करते हैं उसे कहते हैं सेविंग्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, 6%, 5%, जहां पे भी आपने रखा। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिनिमल होता है, उल्टा यहाँ पे कभी कभी फी चार्ज की जाती है, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज सेविंग्स अकाउंट में लिमिट लगी हुई है। आपने देखा है ना, एसबीआई अकाउंट होल्डर हो तो एक दिन में सिर्फ 20,000 निकाल सकते हो, सिर्फ 40,000 निकाल सकते हो, एक दिन की जो लिमिट होती है। तो इसमें क्या होती है, पर डे लिमिट लगती है इसमें। आप अपने एटीएम से कभी निकाल के देखा है? आप इतना निकाल नहीं सकते, उसके बाद आप बोलते हो भाई मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तू निकाल दे। क्यों करते हो? क्योंकि लिमिट लगी हुई है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट 100% लिक्विड। तो जैसे ही आप नीचे आ रहे हो M1 से M2 की तरफ, लिक्विडिटी आपकी कम हो गई। तो जब आपने एक और नॉन लिक्विड एसेट ऐड कर दिया, आपके M2 आ गए। तो ये M1 था, इसमें ये ऐड किया तो आपके M2 आ गए। अब चलते हैं आगे ना, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। ये है आपके M3 डिपॉजिट। आप M1 डिपॉजिट में, इसमें ये रहे आपके M1, अगर M1 डिपॉजिट में आप टाइम डिपॉजिट ऐड कर दो तो आपके आ जाएंगे M3 डिपॉजिट। मैंने समझाया था ना, एक फिक्स डिपॉजिट होते हैं, टाइम डिपॉजिट जिन्हें कहते हैं, और दूसरे होते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो इनकी टाइम पीरियड फिक्स है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, लेकिन है तो ये आपके एसेट ना। आप बोलते तो हो कि मतलब 5 लाख रुपए मेरे आ जाएंगे 1 साल के खत्म होने में, या फिर इतना खत्म होने में। तो M3 में आपके टाइम डिपॉजिट होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट नहीं है, राइट। M2 में है वो, आपके M3 में नहीं है, और वो M4 में भी नहीं होते। क्योंकि जब आप M3 में
राइट ना, ये हो गया प्लस ये हो गया, और इसमें जब आप ये भी ऐड कर दोगे दैट इज टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। M3 में कौन सा डिपॉजिट थे? M3 में सिर्फ आपके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट थे। अगर यहाँ पे हमने M3 M1 ऐड कर रखा होता, मतलब आपके M2 का जो ऐड कर रखा होता, M2 कॉन्सेप्ट लेते, तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाती, क्योंकि टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी M4 में क्या है, आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आ ही रहे हैं, राइट इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके ना M3 में और ना आपके M4 में, ये देखिए ये M4 होगा, इन दोनों में आपका नहीं होता, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट नहीं होता, उल्टा M4 में टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस केस में आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र नहीं होते, सारे डिपॉजिट होंगे इनको छोड़ के। नाउ दीज आर सम सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आता है, और ये तो काफी हद तक बॉन्ड जैसा होता है, राइट और ये भी एक्चुअली ऐसा ही बिहेव करता है बिकॉज इसकी 10 साल की मैच्योरिटी पीरियड होती है। नाउ विद 10 ईयर मैच्योरिटी पीरियड इज दिस इंस्ट्रूमेंट लिक्विड इनफ कि हम इसे कंसिडर करें? तो ये आपके नहीं है, और ये भी आपके बॉन्ड जैसा बिहेव करता है, इसलिए इनको बाहर निकाला गया है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र इसका हिस्सा नहीं होते। तो ये थे 4 डिपॉजिट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होंगे। चलिए आगे जानते हैं। अब समझते हैं कि इनमें इनकी लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी देखे जाए, मैं आपको शुरुआत से बता रही थी कि आपकी लिक्विडिटी ऐसे बढ़ती है, आपका सबसे ज्यादा M1 थे, उससे ज्यादा आपके M2 लिक्विड थे, सॉरी लिक्विडिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, ओके। तो सबसे ज्यादा लिक्विड आपके M1 थे, उससे कम आपके M2 थे, फिर M3, क्योंकि यहाँ पे तो आपके और आने लगे थे, सेविंग्स अकाउंट से आपकी लिक्विडिटी कम हो गई थी, टाइम डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ लिक्विडिटी कम हो गई थी, और ऊपर ओवरऑल आपकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। पर देखा जाए तो आपके ये वाले जो हैं, आपके M3 और आपके M4, ये होते हैं आपके ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी इज एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल टर्म। तो क्या हुआ, अगर पैसा भी यूज नहीं कर सकते, पैसा तो पैसा है ना, कि किसी इंसान से उसकी वेल्थ पूछी जाए, किसी इंसान से पूछा आपके पास पैसा कितना है, तो बोलेगा 1000 रुपए में भी निकाल, मैं 2 लाख अभी निकाल सकता हूं, पर 5 लाख FD में है। ओवरऑल पूछोगे पैसा कितना है, तो 7 लाख बोलेगा। सो दिस इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। तो लिक्विडिटी कम है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, आपकी लिक्विडिटी नीचे की तरफ बढ़ती है और आपकी ब्रॉडनेस ऊपर की तरफ, और यहीं पे आपके M0, M1 और M2 आपके ब्रॉड मनी कहलाते हैं। तो ये आप चीज ध्यान रखेंगे। यूजुअली यहाँ पे M2 भी यहाँ पर आता है, M2 इज योर ब्रॉड मनी, ओके। तो ये था समझना आपका ब्रॉड मनी और इसका कॉन्सेप्ट कि नीचे की तरफ आपको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके से कभी कंफ्यूजन हो, ऊपर की तरफ आपके ब्रॉड मनी आते हैं और नीचे की तरफ आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है, दोनों ऑपोजिट होते हैं। अब आते हैं M0, दैट इज रिजर्व मनी। रिजर्व मनी इज नथिंग, या फिर रिजर्व मनी को ही हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ लाइबिलिटी साइड ऑफ आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी साइड को रिप्रेजेंट करता है रिजर्व मनी, एंड ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स ये आपका रिप्रेजेंट करता है हाई पावर्ड मनी, इसलिए कहते हैं बिकॉज इस मनी को सेंट्रल बैंक क्रिएट कर सकता है या फिर इसको यूज करता है मनी सप्लाई यूज करने के लिए। मतलब दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अब समझते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें आता क्या है, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले करेंसी इन सर्कुलेशन, हमने पहले भी पढ़ा था। साथ में इसमें आता है दैट मनी, जो मनी RBI के पास है, विच इज डिपॉजिट ऑफ अदर एंटिटीज। जैसे RBI के पास कौन कौन डिपॉजिट रखता है, एक तो आपकी गवर्नमेंट डिपॉजिट रख सकती है, दूसरा बैंक डिपॉजिट रखते हैं, आपको पता है ना CRR रेशियो होती है वगैरह वगैरह, इस तरीके से, राइट। तो ये क्या है, जो अब आप बोलोगे कि लोगों के पास जो पैसा है वो RBI की लाइबिलिटी कैसे हुई। RBI की लाइबिलिटी ऐसे हुई बिकॉज उस नोट पे लिखा होता है दैट अगर इस पे 10 रुपए हैं, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो RBI आपको इतने पैसे या इतने अमाउंट ऑफ गोल्ड या फिर जो भी है आपको कंपनसेट करेगा। सो दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस इज लाइबिलिटी ऑफ RBI, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि RBI की लाइबिलिटी है। दैट्स वाई करेंसी इन सर्कुलेशन लाइबिलिटी हो गई, जो इनके डिपॉजिट हैं वो लाइबिलिटी हो गई, या अदर डिपॉजिट हो जैसे हमने पिछली बार पढ़े थे, तो इस तरीके के जो डिपॉजिट होते हैं वो सभी RBI की लाइबिलिटी हो जाती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट होती है, तो वहीं पे जरा एसेट याद कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ आपके RBI के क्या होते हैं, आपके फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, आपके और क्या होते हैं, आपके फॉरेक्स होता है,
इसके साथ और भी आपके एसेट हो जाते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी जो आपका, एक तो एसेट होते हैं, फिर जो आपका फॉरेन करेंसी के फॉर्म में जो आते हैं, साथ में आपका जो जीसैक आता है, राइट ना। इस तरीके से आपकी लाइबिलिटी और एसेट साइड मैच करती है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लाइबिलिटी साइड है, दैट यू कैन डू सम टाइम अदर, एक साथ बैठ के देखिएगा, पर ये आपकी लाइबिलिटी साइड ऑफ आरबीआई आ जाती है। और आरबीआई इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आपको पता है ना, सीआरआर, आरआर की जो आपकी रिजर्व रेशियो होती है, वो आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, तो मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। आरबीआई इज अ क्रिएटर ऑफ करेंसी, तो वो इसको भी कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। आई होप इसके साथ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे जवाब दीजिए इसका। M1 इज द मोस्ट ब्रॉड ऑफ ऑल मनी। M1 आपका नीचे आता है, राइट, हमने M1 पढ़ा था, तो ये आपका मोस्ट लिक्विड होगा, ब्रॉड नहीं होगा। एंड M4 इज द मोस्ट ब्रॉड ऑफ ऑल। इसके लिक्विडिटी की लिक्विडिटी बोला है सबसे ज्यादा होगी, नहीं, ये तो ब्रॉड सबसे ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, गलत। तो स्टेटमेंट कौन सी आपकी ठीक है, बोथ आर इनकरेक्ट। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको M0, M1, M2, M3 का डिफरेंस समझ में आ गया हो। दैट इज द केस, लाइक, सब्सक्राइब एंड जॉइन अस। थैंक यू सो मच। Current Affairs by ForumIAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.